अस्सलाम वालेकुम नादरीन, वेलकम टू द माय चैनल। मैं उस्मान हैदर। आज भी बड़ी गर्मा गर्म खबरें हैं। सबसे पहली खबर तो ये है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने एक बड़ा स्टेप ले लिया है और स्टेप ये है कि उन्होंने आईएमएफ को ख़त लिखने का फ़ैसला कर लिया है। और इस खत में क्या डिमांड करने वाले हैं, ये बहुत ही ख़तरनाक कदम होगा पाकिस्तान की हिस्ट्री में। दूसरी अहम तरीन जो स्टोरी है वो ये है कि जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं, जिन्होंने 5 दिन पहले एक बयान जारी किया था और मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने रावलपिंडी डिवीज़न में आज़ाद उम्मीदवार जिनका तल्लुक पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ था, वो 70-70 हज़ार के लीड से जीत रहे थे, तो उनको हरवाने में उनका किरदार रहा है। लिहाजा जो है वो फांसी के हकदार हैं, उनको फांसी दी जाए रावलपिंडी के कचहरी चौक में। तो आज वो अपने बयान से मुकर गए हैं। देखेंगे कि ये बयान क्या उन्होंने किसी ब्लैकमेलिंग में आकर या किसी प्रेशर में आकर बयान से वो मुनहरफ हुए हैं, इस चीज़ का जायजा लेंगे। और तीसरी अहम तरीन चीज़ ये है कि बिलावल भुट्टो ने आज एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। जैसा भी हो, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था फजल रहमान की तरफ से, जो JUIF है उसकी तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया था कि बिलावल भुट्टो धांधली से जीते हैं। तो बिलावल भुट्टो ने अपने फार्म 45 जो है वो अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर जो है वो उनको पोस्ट कर दिया है, जहाँ एक तरफ नून लीग इसी फार्म 45 को पोस्ट करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उनके पास है ही नहीं। वही दूसरा बिलावल ने पोस्ट करके फार्म 45 की अहमियत को उजागर कर दिया है। तो ये बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। तो अब डिटेल आपके सामने रखता हूँ। जो सबसे पहले कमिश्नर रावलपिंडी का जो आज का यू टर्न है वो आपके सामने रखूँगा। कमिश्नर रावलपिंडी का मामला आपको पता ही है कि 5 दिन पहले शुरू हुआ था, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वाज़ह तौर पर ये माना कि जो रावलपिंडी डिवीज़न है, जो कि उनके मातहत है, जिनमें रावलपिंडी के साथ दीगर अतला हैं, जेलम, अटक, चकवाल वगैरह, उन सारे अजला में कम से कम 13 उम्मीदवार ऐसे थे जिनका तल्लक पाकिस्तान तरीके इंसाफ से था, आज़ाद उम्मीदवार थे और वो 70-70 हज़ार के लीड से जीत रहे थे। तो उन्होंने जो है वो रिजल्ट चेंज किए और उनको हरवाया। तो उसकी वजह से वो इतना कर्ब में थे, इतना टेंशन में थे कि उनका खुदकुशी करने का जो है वो दिल कर रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वो अपनी जिम्मेदारी कबूल की। तो उसके बाद 5 दिन तक वो हिरासत में रहे, उनको गायब कर दिया गया। तो आज 5 दिन के बाद उनका एक बयान जो है वो जारी हुआ है। खुद वो बोलते हुए नज़र नहीं आ रहे, बल्कि एक रिटर्न बयान जो कि इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया गया है, उस बयान में उनके हवाले से ये खबर चलाई गई है कि उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो कुछ भी उस दिन कहा, 5 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, वो गलत बयानी से काम लिया। वो उन्होंने जज्बात में आकर कहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो कुछ भी उन्होंने कहा उसको वो वापस लेते हैं, और ऐसा उन्होंने सियासी जमात के अहदेदार के कहने पर ऐसा किया। हाल तो उसमें सियासी जमात का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन सियासी जमात ज़ाहिर तरीके इंसाफ की बात हो रही है। तो उन्होंने कहा जो कुछ भी मैंने मतलब बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सब गलत था, और जो मैंने इल्ज़ाम लगाए इलेक्शन कमीशन के ऊपर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, वो सिर्फ सियासी जमात को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ऐसा किया, और मैं सारे बयान जो है उसको मैं वापस लेता हूँ। तो ये डेवलपमेंट सामने आई है व्यूवर्स। अगर इस चीज़ की गहराई में हम थोड़ा सा जाएँ, तो जब उन्होंने 5 दिन पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसी वक्त जो है जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम थे उनको चाहिए था कि वो इंडिपेंडेंटली खुद साइड पे होते और इस सारे मामले की इंक्वायरी करवाते, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो हमारे सामने आता। लेकिन यहाँ पर हुआ ये कि उनको गायब कर दिया गया, और गायब करने के 5 दिन के बाद उनका एक रिटर्न बयान हमारे सामने आता है, जिसमें वो अपने साबका बयान से यू टर्न लेते हैं और एक नया बयान जारी करते हैं। तो ये तो अब ये कहा जा रहा है कि शायद उन्होंने किसी ब्लैकमेलिंग में आकर ऐसा किया है, या उनके ऊपर किस किस्म का प्रेशर डाला गया है, या उन्होंने खुद से ये बयान दिया है। ये तो हर वक्त बताएगा जब वो फ्री होंगे, और फिर वो अपना जो कुछ भी उनके साथ हुआ वो सारी चीज़ें दोबारा से उगलेंगे। ये आप जहन में रख लें, वो दोबारा से इसके ऊपर बात करेंगे क्या कुछ उनके साथ हुआ। तो यहाँ पे ये हुआ कि उस बयान की तहकीक करने की बजाय वही अदारे जो हैं जिनके ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, उनको उन्हीं के सामने जवाबदेह बना दिया गया। तो ऐसी सूरत हाल में रिजल्ट सामने आना था, वही सामने आया जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था। इसलिए उनका ये जो बयान है इसको कोई नहीं मानेगा, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। सबको पता है कि ये उन्होंने प्रेशर में आकर शायद बयान दिया है। अच्छा जी, दूसरी अहम तरीन खबर यह है कि जब चेयरमैन तरीके इंसाफ इमरान खान साहब ने एक बड़ी चाल चल दी है, और उनका सब्र का पैमाना यूँ लग रहा है कि वो लबरेज हो गया। वो ये चाहते हैं कि जिन हलकों में धांधली की गई है और उनके उम्मीदवारों को हरवाया गया और फार्म 45 के मुताबिक उनके उम्मीदवार जीत रहे हैं, वो सीटें जो है तरीके इंसाफ को वापस मिलें। लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही, और यूँ उनको शायद महसूस हो रहा है कि ये जो सीटें हैं अब उनको वापस नहीं मिलने वाली, और ना ही उनको अदालतों से कोई इंसाफ की तवक्को है। तो अब उन्होंने एक बड़ा स्टेप जो है वो लेने का फ़ैसला किया, और बड़ा स्टेप उन्होंने ये लिया है कि आईएमएफ को ख़त लिखने का फ़ैसला किया है, जिसमें आईएमएफ से मुतालबा किया गया है कि पाकिस्तान को
جو ہے وہ قرض اس وقت تک نہ دیا جائے جب تک جو دھاندلی زدہ حلقے ہیں اس کا آڈٹ نہیں ہوتا، اس کا جو الیکشن رزلٹ ہے اس کا آڈٹ صحیح طریقے سے نہیں ہوتا۔ تو انڈائریکٹلی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی یہاں پہ جو حکومت ہے وہ عوامی مینڈیٹ والی حکومت نہیں ہے، جن کو عوام نے مینڈیٹ دیا اس حکومت کو اقتدار میں نہیں آنے دیا گیا، جس کو عوامی مینڈیٹ نہیں ملا اس کو اقتدار میں لا کے بڑھا دیا گیا، لہٰذا یہ جو حکومت ہے یہ عوام کی ٹریو ریپرزینٹیٹیو جو ہے وہ حکومت نہیں ہے، نمائندگی نہیں کرتی، لہٰذا آپ اس حکومت کے ساتھ ڈیل نہ کریں۔ تو اس کے بہت خطرناک جو ہے وہ نتائج ہمارے سامنے آ سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آئی ایم ایف پاکستان کو قرض نہیں دیتا تو اس بنیاد کے اوپر پھر یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا سکتا ہے، تو اس کے بڑے بھیانک جو ہے وہ اثرات سامنے آ سکتے ہیں۔ یہ پاکستان کے اداروں کو چاہیے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اوپر غور کریں اور جو معاملات ہیں ان کو بہتری کی طرف لے کر جائیں، اس طرف نہ لے کر جائیں سب مل کے جو بھی اسٹیک ہولڈر ہیں کہ معاملات نو ٹرن کی طرف چلے جائیں۔ تو جہاں تک آئی ایم ایف کا تعلق ہے تو میرا نہیں خیال کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ اس حد کے اوپر کوئی زیادہ وہ کوئی ریئیکٹ کرے گا، کیونکہ آئی ایم ایف جو ہے وہ قرض جاری کرتا ہے ان ممالک کو جہاں پہ ڈیموکریسیز ہوتی ہیں، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ جو حکومت ہے ڈیموکریٹک حکومت ہے یہ دھاندلی سے آئی ہے یا پھر یہ ٹریولی مینڈیٹ والی حکومت ہے، تو وہ لولی لنگڑی حکومت بھی ہو، ڈیموکریسی ہونی چاہیے بس، تو وہ قرض جاری کر دیتا ہے۔ تیسری اہم ترین خبر یہ ہے کہ بہبل بھٹو نے ایک بڑا زبردست کام کیا ہے، اس نے فارم 45 وہ فارم 45 جس سے نون لیگ والے جو ہے وہ نام سن کے جو ہے وہ اس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں کہ جیسے ان کو کوئی پتہ نہیں کوئی برا بلا کس نے کہہ دیا ہے، اسی فارم 45 کو بلاول بھٹو نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر اپلوڈ کر دیا ہے۔ ان کے اوپر فضل الرحمان کی پارٹی نے الزام لگایا تھا کہ وہ دھاندلی سے جیتے ہیں، تو انہوں نے اپنے دونوں حلقوں سے فارم 45 ہیں وہ اپلوڈ کر کے جہاں ایک طرف نون لیگ کو پیغام دیا ہے کہ وہ فارم 45 کی بنیاد کے اوپر جو ہے جیتے ہوئے قرار پائیں گے، وہیں دوسری طرف انہوں نے اس فارم 45 کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا ہے اور طریقہ انصاف کا جو سٹانس ہے فارم 45 کے حوالے سے اس کی بھی انہوں نے تائید کر دی ہے۔ یہ بڑا زبردست موو ان کی طرف سے سامنے آیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے جو سٹنگ ایم این ایز اور ایم پیز ہیں ان کو بھی چاہیے کہ جن جن حلقوں میں ان کو اوپر الزامات ہیں وہ تمام حلقوں کے جو فارم 45 ہیں ان کو اپلوڈ کریں اور بتائیں کہ جی ہمارے اوپر جو الزامات ہیں وہ غلط ہیں، یہ ہے فارم 45۔ تو وہ ایسا نہیں کریں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ فارم 45 ان کے پاس نہیں، اگر وہ فیک اپلوڈ کرتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس فارم 45 ہیں، سیم دوسری جماعتوں کے پاس بھی اس طرح کے فارم 45 ہیں، تو یہ معاملہ الجھن کی طرف جا سکتا ہے۔ فار ایگزامپل جو ٹی ایل پی ہے وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس جو فارم 45 ہیں اسی طرح کے فارم 45 پاکستان تحریک انصاف کے پاس بھی ہیں، اس طرح سے جماعت اسلامی بھی یہی کہہ رہی ہے، تو پھر نون لیگ جو ہے پر جو ریگنگ کے الزامات ہیں ان کو مزید تقویت مل سکتی ہے، تو اس لیے وہ فارم 45 کی طرف نہیں آئیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو آج کے دن میں ڈیولپ ہوئی ہیں۔ مزید ایف سی اپڈیٹس کے لیے میرے ساتھ رہیے، مجھے فالو کر لیجیے۔ خدا حافظ۔